Pranam students. Next, history lesson 3. The economic crisis created deep anxieties and fear in the people. तो इस तरह के जो आर्थिक पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, ठीक है, तो वहाँ से आर्थिक संकट से गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था. लोग डरने लगे थे. द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीज एम्प्लॉयड एंड द पेंशन शो द सेविंग एंड डायमेंश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इन द वैल्यू. स्मॉल बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेलर्स सफर एज दे बिजनेसमैन गॉट रिन्यूड. यानी कि जैसे जैसे मुद्रा का जो अवमूल्यन होने लगा, हाईफ्लेशन होने जा रहा था, जिसमें मिडिल क्लास में या सैलरी जो पर्सन थे जिनके पास पेंशन थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जिनको सैलरी मिलती थी, उन सभी के पास जो था पैसे जो है उनकी जो सेविंग्स थी वो कम होती जा रही थी. ठीक है, कारोबार जो थे वो द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज फिल्ड विद ऑफ fear of the proletarianizations. ठीक है, सर्वम यानी कि जो कारोबार थे वो ख़त्म हो गए. छोटे मोटे व्यापारी स्वयं रोजगार में लगे और खुदरा व्यापारियों की जो हालत थी वो भी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी. समाज में इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सताने लगा है. यानी कि जहाँ पर द नेक्स्टी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड ऑफ द रैंक of the worker class and overstall in employment. Only organized worker could manage to keep their heads above water, but employment weakens was bargaining पावर. कि उन्हें डर था कि अगर यही सब चलता रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे और उनके पास कोई रोज़गार न होगा. वह अब सिर्फ जो संगठित ऑर्गेनाइज्ड जो है सेक्टर, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थी, केवल जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे उन्हीं में मतलब कि एक हिम्मत बची हुई थी. एम्प्लॉयमेंट वीकेंड टू बार्गेनिंग बट बिग बिजनेसमैन्स was in crisis. The large mass of the peasantry was affected in the sharp fall in the agriculture price, and women unable to fill their children's stomachs was filled in the sense of the deep despair. लेकिन रोज़गार की बढ़ती हुई फौज के कारण भी, ठीक है, उनके जो प्राइजेस थे, उस बार्गेनिंग थी, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था. जो बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनमें भी संकट था. किसानों की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा, बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों के बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था. यानी कि जो एग्रीकल्चर जो प्राइस था उसका शार्प फॉलन हो गया था. वुमेंस, ठीक है, वुमेंस के पास अपने बच्चों को पेट भरने के में असफल हो रही थी. यानी कि अपने बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं जुटा पा रही थी. ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल टू वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्राइजल. राजनीतिक स्थिति पर वाइमर जो गणराज्य था वह एक बिल्कुल नाजुक दौर से गुजर रहा था. द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहर्टेड डिफीट्स which made unstable and vulnerable of the dictatorship. वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी, यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसी डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार, यानी कि कभी भी वो वेन्यूरेबल है. यहाँ पे अस्थिरता और डिक्टेटरशिप सबका मतलब है तानाशाही का शिकार हो सकता. वन वॉज द प्रोपोर्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस मेड अचीवमेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ वन पार्टी फेयर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग ऑफ द रूल ऑफ द कोलिएशन. अनदर डिफीटेड द आर्टिकल 41 which gave the president the power to impose the emergency, suspend civil rights and the rule of the decree. ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें से आप बन सकता है इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित. इस प्रावधान के तहत किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था. हर बार गठबंधन, यानी कि वहाँ पर कॉलिएशन जो गवर्नमेंट बनती थी, क्योंकि पूरी मेजॉरिटी को वाइमर को मिलती नहीं थी, तो वहाँ पे कॉलिएशन जो गवर्नमेंट थी वो बनती थी और वो हमेशा एक वीक पॉइंट होता था. आर्टिकल 48 की वजह थी जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास किस तरह की पावर्स थी. इम्पोजिंग इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट एंड रूल ऑफ डिक्री. ठीक है, यहाँ पर शासन चलाने का जो अधिकार है वो, ठीक है, कोई भी अध्यादेश जिसे कहा जाता है. विद ए शॉर्ट द वाइमर रिपब्लिक saw the 20 different
a cabinet lasting the average 239 and the liberal use article 40, yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliament system which seems to offer no solution. अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर शासन 20, ठीक है, ओनली लास्टिंग 20 जो उसके मिनिस्टर थे हाथों में चली गई। इसकी एवरेज जो थी, औसत जो टाइम पीरियड था वो इतनी थी 239 से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का यानी कि 48 आर्टिकल्स का जमकर इस्तेमाल किया गया और इन सारे नुस्खों के बाद संकट दूर नहीं हो पाए। जो क्राइसिस था उसको दूर नहीं किया गया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का जो विश्वास था, मतलब डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोगों का जो विश्वास था वो कमज़ोर हो गया। विच सीम ऑफर टू नो सोल्यूशन, और इसके बाद भी उन्हें कोई समाधान दिखाई नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोलाइजेशन टू बिकम इम्प्रूविश टू द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास, गरीब होते होते मजदूरों को आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना, यानी कि बिल्कुल जो आर्थिक कंडीशन है वो बिल्कुल ख़राब होते जाना, सर्वहारा करना, यहाँ पे मजदूर बन के रह जाते। नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ दैट हिटलर राइज टू पावर, कि हिटलर का उदय कैसे हुआ। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटिकल सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर राइज टू पावर बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में में जन्मे थे ये हिटलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुँचने में काफ़ी हेल्प की। हिटलर का जन्म, ये इंपॉर्टेंट है, हिटलर वॉज बोर्न इन 1889। हिटलर स्पेंट हीज यूथ इन पॉवर्टी, हिटलर का जो यूथ है वो बिल्कुल गरीबी में गुजरा था। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही इनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज मैनेजर इन द फ्रंट, बिकम ए कॉर्पल एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी। ठीक है, युवावस्था गरीबी रोजी रोटी का कोई ज़रिया ना होने के कारण विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपने आप को फौजी के रूप में, मतलब आर्मी में एक भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे में यानी कि फ्रंट में किसके रूप में काम किया है, एक मैसेंजर के रूप में उसने काम किया। ठीक है, उसके बाद भर्ती के बाद अग्रिम मोर्चा संदेशवाहक का काम किया और वह कॉर्पल बना। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रखा है। ठीक है, कॉर्पल के रूप में उसने काम किया था, बना, और बहादुरी से उसे कुछ तमंगे भी, मतलब कुछ मेडल्स भी उसने अचीव किए। द जर्मन डिफीटेड, लेकिन आगे द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड वर्सल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, जो जर्मन की जो सेना की जो हार रही थी उसे हिला दिया था, मतलब हॉरिफाइड हो गया था। बट वर्साइल जो ट्रीटी हुई थी उससे तो उसे बिल्कुल फ्यूरियस हो गया, आग बबूला जिसे कहते हैं, कि बहुत गुस्से में वो आ गया। इन 1990 ही जॉइन ए स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1990 में, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसने ये इम्पॉर्टेंट बॉर्न कब हुआ, ठीक है, किसके रूप में काम किया, एक मैसेंजर कॉर्पोरल के रूप में काम किया। ठीक है, 1990 में उसने किसको ज्वाइन कर दिया था, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइज्ड एंड रीम द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। तो यहाँ पे वही पार्टी क्या है, धीरे धीरे उसने संगठन पर अपना जो ऑर्गेनाइजेशन था उस पर अपना कंट्रोल कर लिया और उसको नाम दिया गया, रीनेम करके उसने जर्मन वर्कर पार्टी का नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी रख दिया। और यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाने लगी। 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ दी Bavaria, marched to Berlin and captured power. He failed to arrest, tried to treasons and the later released. The Nazi could not effectively mobilize popular support till in early 1923. तो 1930s में या 1920 में हिटलर ने क्या किया, बवेरिया पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, बर्लिन पर भी उसने अटैक कर दिया था, मार्च मतलब चढ़ाई करना होता है, वहाँ पे अटैक कर दिया और सत्ता पर अपना कब्जा करने की योजना उसने बना ली थी। इन दुस्साहस, इन सब योजनाओं के कारण, ठीक है, योजनाओं से वह क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया अपने में, और उसे अरेस्ट कर लिया गया। और क्या कर दिया गया, उसे अरेस्ट करके गिरफ्तार, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ दिन बाद उसे रिहा कर दिया। और जो नाज़ी खेमा था, नाज़ी कुड नॉट इफेक्टिव, नाज़ी जो राजनीतिक खेमा था 1930 के दशक के शुरुआती सालों में जनता के बड़े पैमाने
पर अपनी तरफ आकर्षित, यानी कि बड़े पैमाने पर ये नाज़ी जो उनकी पार्टी थी लोगों को आकर्षित नहीं कर पाई थी। ठीक है। इट वॉज द ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाज़ी बिकम वॉज ए मास मूवमेंट एज ही हैज सीन आफ्टर 1920s बैंक कोलैप्स एंड बिजनेस शटडाउन्स, वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स and the middle wings class threatened to destruction. In such situation, Nazi propaganda started a better future. 1920 Nazi party got no more 2.6% of vote in Reichstag parliament है जर्मन की, the German parliament. In 1930 he got a largest party in 37%. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये है बता रखा है 1930s तक कोई भी नाज़ी पार्टी का कोई इफ़ेक्ट नहीं था बाद में, लेकिन पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान नाज़ी ने एक जन आंदोलन की मास मूवमेंट चलाया, जिससे हम पहले देख चुके हैं 1929 में जो बैंक था, 1929 में जो बैंक्स थे वो कोलैप्स हो चुके थे, ये भी इम्पोर्टेंट है जर्मनी के। ठीक है, काम धंधे भी बंद हो गए थे। ठीक है, और मज़दूर बेरोज़गार हो गए थे, जो लेबर्स था उनके पास भी कोई काम नहीं था। मध्य वर्ग भी लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था, यानी कि पूरी जो मिडिल क्लास थी वो भी पूरी तरह से क्या थे, हेल्पलेस थे। ठीक है। एंड नाज़ी प्रोपेगेंडा 1928 में, ठीक है, नाज़ी प्रोपेगेंडा ने लोगों को एक बेहतर भविष्य के लिए, बेटर फ्यूचर, नाज़ी प्रोपेगेंडा ने लोगों को बेटर फ्यूचर्स के लिए ऑप्शन क्या क्या प्रोवाइड किया या उम्मीद दिखाई। 1929 में नाज़ी पार्टी का जर्मन सांसद राइट्सटैग में 96 में के